नमस्कार। गीता आईएएस में आप लोग का स्वागत है। 22वीं क्लास तक हो चुकी थी, आज 23वीं क्लास है। बिना वक्त ज़ाया किए हम शुरू करेंगे, ठीक है। आज हमें पढ़ना है एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, ठीक है। मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष के कर्म की नैतिकता क्या होती है। मतलब जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति जब कोई डिसीजन लेता है तब उसकी नैतिकता कैसे निर्धारित होती है, ठीक है। कभी न कभी किसी मोड़ पे एक आम आदमी हो, चाहे कोई आईएएस ऑफिसर हो या कोई भी हो, वो डिसीजन लेता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब वो डिसीजन लेता है अपने व्यक्तिगत जीवन में, तब उसकी नैतिकता कैसे तय होती है, उसे कहते हैं एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि स्क्रीन पे देखिएगा सामने जो अंडरलाइन किया है कि एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन का मतलब क्या होता है। ये समझते पहले क्या मतलब होता है। उसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति बिना दबाव या मजबूरी के केवल अपने नैतिक विवेक और जिम्मेदारी से कोई निर्णय लेता है ना, तो वही होता है एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एक्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति बिना दबाव या मजबूरी के, ठीक है, बिना प्रेशर के, बिना किसी मजबूरी के केवल अपने नैतिक विवेक और जिम्मेदारी से कोई निर्णय लेता है, तो यही होता है एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, ठीक है। क्या मतलब, क्या दिखाता है ये दिखाता है कि व्यक्ति का जो चरित्र की शक्ति है, ये व्यक्ति के चरित्र की शक्ति को दिखाता है। मोरल कैरेक्टर कैसा है, व्यक्ति नैतिक मोरल कंसाइंस दिखाता है ये, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है ये। एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन मोरल कैरेक्टर दिखाता है, मोरल कंसाइंस शो करता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। जब कोई इंडिविजुअल एक कोई डिसीजन लेता है तो वो अपने पूरे जिम्मेदारी और अपने नैतिक विवेक से डिसीजन लेता है, तब उसको एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या शो करता है या क्या दिखाता है ये इस तरीके का डिसीजन, जब व्यक्ति अगर सही काम कर रहा है, सही डिसीजन लेता है, सही दिशा में रहता है, तब उसको उसका मोरल कैरेक्टर समझ में आता है कि वो कितना मोरल है, इमोरल है। मोरल कंसाइंस समझ में आता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है, किस तरीके का उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेंगे जिससे बात और ज़्यादा ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। एक एग्जांपल है नॉर्मल, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि जो इससे पहले मैंने बताया था ना, वो एक्टर, सर्कमस्टांसेस, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो रवि नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, वो आईटी कंपनी में काम करता है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, रवि नाम का व्यक्ति है, एक आईटी कंपनी में काम करता है, ठीक है। एक परिस्थिति बन जाती है, सुबह वो ऑफिस जो है जाते समय ऑफिस जाता है सुबह, और ट्रैफिक सिग्नल पे जो है कोई पुलिस वाला रहता नहीं है। और वहाँ पे देखा जाता है कि रेड सिग्नल जल रहा होता है, लेकिन कुछ लोगों को इतनी जल्दी होती है कि वो ट्रैफिक सिग्नल को पार कर जाते हैं, मतलब तोड़ देते हैं, वो देखते नहीं, भागते हैं, कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, निकलो। रवि के सामने जो है, रवि के सामने भी ये सवाल आ गया कि क्या मैं भी नियम तोड़ दूं, क्योंकि सब कर रहे हैं। वहाँ पे वो खड़ा होकर सोचता है कि सब लोग तो जा ही रहे हैं, मैं भी नियम तोड़ देता हूँ, अब तो कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके मन में आ रहा है, अपने आप से सवाल कर रहा है कि करूँ कि ना करूँ, फिर ठीक है। तो फिर इस बार रवि एक डिसीजन पे पहुँचता है कि नहीं, मुझे रुकना चाहिए, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। अब सभी रवि ने ऐसा क्यों किया, उसे पता था कि भले ही पुलिस वाला नहीं है, लेकिन नियम तो नियम है, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो निकलता तो कोई हादसा हो सकता था, ठीक है। रेड लाइट जल रही है, सब जा रहे हैं, अगर वो डिसीजन ले लेता कि हाँ चलो ठीक है हम भी निकल लेते हैं इसी भीड़ में, तो हो सकता था कोई हादसा हो जाए,
ठीक है, लेकिन वो रुकने का निर्णय लेता है कि नहीं, नियम बना हुआ है, हमें रुकना चाहिए, तो रुका। अब हम इसका एनालिसिस करें रवि का, कि सभी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के जा रहे हैं लेकिन रवि नहीं गया, तो इसका एनालिसिस करेंगे हम इस पे कि जो एक्टर है रवि, मैंने बोला था कि एक्टर, एक्ट और इंटेंशन और सरकमस्टांसेस, ये आप याद रखेंगे हमेशा किसी को, ये टूल है मूल्यांकन करने के लिए किसी का भी। अब ये आगे और ये भी एक टूल आएगा जो जब अपराध हो जाते हैं तब आपको जो है उस एक टूल बताऊंगा जिसके आधार पर आप जज करेंगे कि परिस्थिति क्या रही है अपराध का। तो एक्टर है कि रवि नियम जानने और समझने वाला था, ठीक है। जो एक्टर यहाँ पे है, एक्टर मतलब रवि, रवि जो है यहाँ पे नियम जानता था, समझता था नियम ट्रैफिक के, ठीक है। उसने कर्म क्या किया, उसने ट्रैफिक सिग्नल का नियम का पालन किया, ठीक है। एनालिसिस हो रहा है उसका। फिर उसका इंटेंशन क्या था, इंटेंशन ये था कि दूसरों की और अपनी सुरक्षा, जब सब पार कर रहे हैं लेकिन वो पार नहीं कर रहा, तो उसका इंटेंशन क्या है, उसका इंटेंशन सुरक्षा है, अपनी भी दूसरों की भी। हो सकता है मैं निकला और अचानक से कोई बीच से और आ गया, चोट लग सकती है, ठीक है। तो उसका इंटेंशन ये था कि अपनी भी सुरक्षा हो, दूसरों की भी सुरक्षा हो। परिस्थिति क्या थी, परिस्थिति ये थी कि पुलिस वाला नहीं था वहाँ, पुलिस वाला भले ना, पुलिस भले नहीं रही हो, कोई नहीं देख रहा था, लेकिन उसने अपने नियम का पालन किया। परिस्थिति ये थी कि पुलिस वाला वहाँ नहीं था, फिर भी नियम का पालन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे तब एथिकल वैल्यू क्या निकलेगा, रवि का एथिकल वैल्यू क्या होगा, रवि रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रवि जिम्मेदार है, ईमानदार है, समाज के लिए सोचता है, ठीक है। ये एथिकल वैल्यू वहाँ से निकलेगा। आप किसी का मूल्यांकन करेंगे, रवि, आपने किसी का एक एक्ट देख लिया कि उसने एक तरीके का एक्शन किया है, जैसे रवि ने इंडिविजुअल डिसीजन लिया कि वो ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ेगा, ट्रैफिक का रेड जब ग्रीन सिग्नल होगा तभी वो जाएगा, ठीक है। तो उसमें उसका जब उस बिंदु पे एनालिसिस करेंगे कि सब तोड़ रहे थे नियम से इन सिग्नल, तो ये क्यों नहीं तोड़ा, तो इसका एनालिसिस यही निकलेगा कि रवि ने जो है जानता था, समझता था सारी बातें, लेकिन उसने ट्रैफिक सिग्नल का नियम का पालन किया और दूसरों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखा, ठीक है, भले वहाँ पुलिस वाला था या ना था। तो इससे उसका एथिकल वैल्यू समझ में आता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, एक ऑनेस्ट आदमी है और समाज के लिए सोच रहा है, ठीक है। अगर एक लाइन में हम बोलेंगे तो यही बोलेंगे, लेकिन अगर इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ना होगा एनालिसिस करने के लिए तो हम टूल्स लेंगे। टूल्स क्या बताया था मैंने, एक्टर, एक्ट, इंटेंशन, सरकमस्टांसेस और एथिकल वैल्यू। तो इसको तोड़ तोड़ के, क्योंकि मेंस एग्जाम में जब लिखना होगा तो आप इतना विस्तार में मत जाइएगा, ऐसे ही एक्टर, एक्ट, इंटेंशन का सरकमस्टांसेस, एथिकल वैल्यू पॉइंट वाइज लिख के आगे बढ़ जाना है। 150-250 वर्ड्स में बहुत ज़्यादा आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन करना होगा 3 घंटा में। 3 घंटे का मतलब ये है कि आपकी उंगलियां रुकनी नहीं चाहिए, हाथ पेन चल रहे हैं तो चलता है रहना चाहिए 3 घंटे तक लगातार, और इसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। और एक ही दिन में 2-2 पेपर लिखने हैं 6 घंटा, तो उसके लिए हाथों उंगलियों की कसरत बहुत ज़रूरी है, दिमाग का और हाथ का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी हो पाएगा। अब यहाँ पे हम एक महात्मा गांधी जी का कोटेशन कोट कर सकते हैं, ये कि सही चीज़ करना तब भी जब कोई देख न रहा हो, यही असली नैतिकता है। गांधी जी का मतलब ये है कि सही चीज़ करो, कोई देखे चाहे न देखे, कोई देख भी न रहा हो तब भी तुम सही काम कर रहे हो तो तुम नैतिक हो, ठीक है। तो असली नैतिकता दिखती है। तो यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें दिया हुआ है, नोट्स में है, नोट्स में है। ये महात्मा गांधी का भी है, इमैनुअल कांट का भी है, ठीक है। तो ये हो गया एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन, कि इंडिविजुअल एक्शन जब कोई लेता है तो उसके कार्य को कैसे एनालिसिस करना है, एथिकल है या नहीं है, एथिकल है, अनएथिकल है, उसको इस टूल्स पे रख के हम जांच पर रख लेंगे। और एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा कि जो है बिना किसी दबाव के, बिना किसी मजबूरी के, न दबाव में, न अपने नैतिक विवेक से जब कोई जिम्मेदारी से कोई अपना डिसीज़न लेता है तो वो एथिक्स ऑफ इंडिविजुअल एक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके रवि का समझा दिया है और उसमें टूल्स भी बता दिए। तो एक आपको टूल्स मिल गए किसी का मूल्यांकन करना हो। अगर सड़क पे
केवल ट्रैफिक सिग्नल वाला एग्जांपल नहीं, मान लीजिए कहीं भी कोई एक्ट हो रहा है तो इनको इनके इस टूल्स के आधार पे आप उसको कर सकते हैं, किसी को भी आराम से पता लगा लेंगे किस तरीके का व्यक्ति है वो। ठीक है, एथिक्स पढ़ने का ये फ़ायदा होता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं तो कि आपको मूल्यांकन करना आसान पड़ हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि अपराध, जब क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उससे जुड़े हुए उसका मूल्यांकन कैसे करें। ठीक है, कोई व्यक्ति कोई आपराधिक गतिविधियां कर बैठा है तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, किन आधारों पे करेंगे। जैसे पुलिस वाले करते होंगे ना, खासकर पुलिस वालों को तो तैयारी उस तरीके से होता नहीं है, उनको ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं मिलती। जितनी अच्छी ट्रेनिंग प्रशासनिक सेवा अधिकारी को मिलता है उतनी अच्छी ट्रेनिंग उनको नहीं मिलती है। ठीक है, इसीलिए आपको इतने सारे टूल्स पहले तो तैयारी के दौरान बताए जाते हैं, फिर ट्रेनिंग में बताया जाता है। पहला है, पहले तो मैं बता दूं, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ये जो लिखा हुआ है एक्ट, एक्टर, इंटेंशन, सर्कमस्टांसेस, विक्टिम, बेनिफिशरीज, इम्पैक्ट। ठीक है, इसी के आधार पे हम किसी भी अपराध को, जो भी कोई अपराध कर रहा है उसको देखेंगे। पहले में क्या है, पहले कृत्य में, मतलब एक्ट मतलब कृत्य में हम ये देखते हैं कि कृत्य की कितनी गंभीरता है। ठीक है, बार बार दोहराया जा रहा है क्या, ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। और करता यानी एक्टर में देखते हैं कि जो करता है उसकी उम्र क्या है, मेल है फीमेल, लिंग देखते हैं, मेल है फीमेल है, उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, उसका मानसिक स्वास्थ्य देखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य देखते हैं किस तरीके का है, ये हम एक्टर को जो करता है उसके बारे में एनालिसिस करते हैं इसके आधार पर। और तीसरा है इंटेंशन। इंटेंशन में हम देखते हैं कि अपराध का उद्देश्य क्या था, उसका नैतिक पक्ष क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जो परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस देखते हैं, परिस्थितियाँ देखते हैं, परिस्थितियाँ सामान्य थी कि असामान्य परिस्थितियों में उसने ऐसा किया है या जटिल परिस्थितियों में ऐसा कुछ कर दिया है। इसमें सारी चीज़ें सूचीबद्ध हैं कि सामान्य परिस्थितियाँ क्या होंगी, असामान्य परिस्थितियाँ क्या होंगी, जटिल परिस्थितियाँ क्या है, ये मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के साथ। और पीड़ित लाभार्थी जो है उसकी उम्र क्या है, पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है उसका, ये सारी चीज़ें। और इसमें इम्पैक्ट में देखते हैं कि अपराध का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव जो है कैसा प्रत्यक्ष प्रभाव है या अप्रत्यक्ष प्रभाव है, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, अगर एक कृत्य को ले लीजिए, मान लीजिए किसी मर्डर हो गया। ठीक है, तो अब मर्डर मतलब एग्जाम्पल अभी हम आगे लेंगे, अभी तो मर्डर का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। अब पहला है कृत्य, एक्ट, पढ़ते हैं इसको। क्या क्या इसमें हमने बात करी थी कि गंभीरता क्या है, बार बार दोहराया जाता है या नहीं, इसको ले जाता है। ठीक है, अब कृत्य यानी एक्ट, कोई कृत्य हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। मान लीजिए कृत्य में हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति चोरी करता है। ठीक है, एक, अब क्या क्या हो सकता है इसमें, क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। कोई व्यक्ति चोरी करता है तो हम ये देखते हैं कि उसने कोई छोटी चोरी तो नहीं की है, छोटी चोरी है, बहुत बड़ी चोरी है ना, ये देखेंगे। छोटी चोरी है जैसे फल या किताब चुरा लेना। ठीक है, तो यह कोई गंभीर अपराध तो यह कम गंभीर अपराध है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं है, ये कम गंभीर अपराध है। छोटी चोरी है, फल चुरा लिया, किताब चुरा लिया, तो कोई गंभीर अपराध नहीं है। अगर उसने मान लीजिए कि बैंक में से करोड़ों रुपए चोरी कर लिए, बैंक में जाके गन दिखा दिया और बोला कि निकालो सारे पैसे, अब भारी मात्रा में चोरी हो गई, तो ये क्या हो गया, गंभीर अपराध हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, छोटी चोरी, फल किताब चुरा लेना, तो ये कम गंभीर अपराध है। और बैंक से पैसे चुरा लेना, बड़ी मात्रा में लूट कर, एक तरीके से लूट लेना, तो ये गंभीर जो है गंभीर अपराध है। ठीक है, अब वही चोरी जो है बार बार चोरी करता है, वही व्यक्ति बार बार चोरी कर रहा है, तो क्या बोला जाएगा इसको कि ये आदतन अपराधी है। एक तो कम अपराधी कौन है, जो फल किताब चुरा रहा है। गंभीर अपराधी कौन है, जो बैंकों से पैसे चुरा रहा है और बार बार चोरी ही कर रहा है, तो क्या है, आदतन चोर है वो, और मतलब आदतन अपराधी ही है वो। ठीक है,
समझ में आया? कृत्य, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो हम कृत्य को देखते हैं कि कृत्य की गंभीरता कितनी है, कम है, ज़्यादा है, आदतन है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? मूल्यांकन करने में, अगर मान लीजिए आपके घर में चोरी हो गई, किसी बच्चे ने टॉफ़ी चुरा लिया, तो आप क्या कहेंगे? इसको फांसी पर लटका दो, जेल में भेज दो? नहीं, कहेंगे छोड़ जाने दो, हल्का हल्की बात है। अब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अब यहाँ से घर में से मान लीजिए टॉफ़ी चुराया था, अब बगल वाले घर में से जाके 100-200 रुपये चुरा लिया, फिर आप क्या कहेंगे? इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई है, दूसरे घर से उठा लिया। फिर क्या हुआ? फिर मान लीजिए वो 18 साल का हो गया, बैंक में जाकर कट्टा दिखा के कह रहा है कि 2 पैसा हमको, तो क्या हुआ? गंभीरता बढ़ गई, कृत्य की गंभीरता बढ़ गई। तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं मूल्यांकन करने के लिए कि परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति की इंटेंसिटी क्या है, परिस्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख के मूल्यांकन करते हैं। अब आते हैं एक्टर यानी कर्ता, कि अपराध करने वाला व्यक्ति कौन है। अब हम ऊपर बात कर रहा था हम लोगों ने कि उम्र क्या है, लिंग क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य, वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें कर्ता में हम देखेंगे कि अपराध करने वाला व्यक्ति कौन है। तो इसमें देखते हैं कि अगर अपराधी 12 साल का बच्चा है तो उसके अपराध को अलग दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि कानूनी रूप से वो नाबालिग है। ठीक है, 12 साल का बच्चा अपराध कर रहा है तो उसको नाबालिग ही है, उसको अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अगर अपराधी एक प्रशिक्षित अपराधी है, मतलब वेल ट्रेंड है पूरी तरीके से, तो उसे डकैत, तो उसको कड़ी सज़ा मिल सकती है, वो डकैत है पूरी तरीके से। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है कि कैसे अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है इसमें एक्टर में, कि एक्टर देखा जा रहा है कि बच्चा है, बालिग है, नाबालिग है, ट्रेंड अपराधी 18 साल का है, ऊपर है उससे, ट्रेंड है बिल्कुल, तो उसको कड़ी सज़ा मिलती है। अगर मान लीजिए अपराधी जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से होते हैं ना विक्षिप्त लोग, तो अदालत उसे अलग नियमों से देखेगी। मानसिक रूप से अस्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, नाबालिग, इन सब के लिए अलग अलग तरीके से इनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये एक्टर यानी कर्ता के पार्ट में डायमेंशन देखा जाएगा। तो यहाँ पे कोई मान लीजिए अपराध हो गया है तो उसमें हम कृत्य, कर्ता, उसका इंटेंशन, परिस्थिति, जो पीड़ित है, उसका लाभार्थी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से डायमेंशन को देखेंगे। ठीक है, 2 हो गया है, तो अब इंटेंशन की बात करते हैं। अब अपराध करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ये पढ़ रहे हैं कि अपराध करने का उद्देश्य क्या था। अगर कोई व्यक्ति, आगे देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में चोरी करता है, जैसे भूखा इंसान जो है खाने के लिए चोरी करे, तो इसमें सामाजिक और नैतिक पक्ष होगा। ठीक है, सामाजिक और नैतिक पक्ष होगा। अगर कोई लालच के कारण बैंक लूट ले, दूसरा सिचुएशन कि अगर लालच के कारण बैंक लूटे, तो ये पूर्ण रूप से अपराध माना जाएगा, क्योंकि उसका इरादा पैसे बनाना था। ठीक है, पहला क्या था? किसी को भूख लगी, उसने चोरी कर ली, तो मजबूरी में था वो, सामाजिक नैतिक पक्ष इसमें शामिल होगा। कोई लालच के कारण जो है बैंक लूट रहा है, तो उस पैसा बनाना है उसको कोई मजबूरी नहीं है उसकी, वो इरादतन वो पैसा चुराना चाहता है, वो पैसे बनाना चाहता है। ठीक है, तीसरी परिस्थिति क्या है कि डॉक्टर किसी की जान बचाने के लिए नियम तोड़ दे, तो उसका इरादा नेक हो सकता है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, कोई नियम, मान लीजिए XYZ कोई नियम बनाए कि ये पैरामीटर फॉलो करोगे उसके बाद इलाज करोगे। अब देखा गया कि डॉक्टर की तरफ से किसका इलाज नहीं करा, तो अगर ये पैरामीटर फॉलो करने जाएंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो उन्हें कहा हटाओ पैरामीटर्स, पहले उसको ठीक करो, तो उसने पहले इलाज करा, उस पैरामीटर पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसका इरादा नेक था, तो अपराध नहीं माना जाएगा। समझ में आया? तो देख रहे हैं परिस्थितियाँ, इंटेंशन। अब हम पढ़ेंगे परिस्थितियाँ, सर्कमस्टांसेस क्या, अपराध किस हालात में हुआ है। ठीक है, इस पे गौर करेंगे कि अपराध किस हालात में हुआ है। तो अगर कोई रात में चोरी करता है, अंधेरे में चोरी करता है, ठीक है, तो ये दिखाता है कि वो योजना बना के चोरी करना चाहता है। अपराध छिप मतलब अपराध छिप कर करने की योजना दिखाता है इसमें। ठीक है, कोई रात में चोरी कर रहा है तो क्या मतलब इसका, कि वो पूरा इरादतन चोरी करने निकला हुआ है। ठीक है, अगर कोई भरी भीड़ में किसी पर हमला कर दे तो ये दुस्साहसिक अपराध माना जाएगा। आपके सामने वो निकाला चाकू, लगे भीड़ में कूद के मारने,
अगर किसी ने आत्मरक्षा में किसी को चोट पहुंचाई तो यह अपराध नहीं बल्कि बचाव माना जा सकता है, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो अभी फिर पांचवा है पीड़ित या लाभार्थी, विक्टिम बेनिफिशियरी। ठीक है, अपराध से कौन प्रभावित हुआ है, इसमें ये देखते हैं। ठीक है, अपराध से कौन प्रभावित हुआ है। अगर किसी गरीब व्यक्ति से धोखाधड़ी हो जाए तो उसका जीवन बुरी तरह से प्रभावित होगा। अगर कोई कंपनी टैक्स चोरी करे तो इसका नुकसान पूरे समाज को होगा। अगर किसी नेता को झूठे आरोप में फंसाया जाए तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अपराध से कौन प्रभावित होता है, इसमें ये देखते हैं कि ये देखा कि गरीब व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हो गया है और कंपनी ने टैक्स चोरी कर लिया है तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा, किसी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी कंसीडर किया जाता है, उसके आधार पे भी सज़ा होती है। इम्पैक्ट क्या होता है, प्रभाव। इसमें हम देखते हैं कि अपराध का असर क्या हुआ है। अगर चोरी किसी गरीब व्यक्ति का सब कुछ चला जाए, चोरी से किसी गरीब व्यक्ति का सब कुछ चला जाए तो उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाएगी पूरी तरीके से। मान लीजिए हिट एंड रन केस में किसी को घायल कर दे तो पीड़ित का जो है लंबा इलाज चलता है। किसी ने भ्रष्टाचार किया, उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ गया। ये सब इम्पैक्ट में देखा जाता है। ऊपर हमने पीड़ित और प्रभाव में थोड़ा सेम लग सकता है क्योंकि पीड़ित में हम पर्टिकुलर पीड़ित को देखते हैं। ठीक है, कि उसके जीवन पे क्या असर पड़ गया। और परिणाम इसमें प्रभाव पे देखते हैं हम, ओवरऑल उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है पूरी तरीके से। समझ में आया। अब ये जो छः पैरामीटर्स हैं, कोई एक्स वाई जेड अपराध, मान लीजिए चोरी हो गया तो हम देखेंगे कि कृत्य जो है कैसा, किस टाइप का है। फिर हम देखेंगे कर्ता पे, कर्ता कौन है। फिर उसका इंटेंशन देखेंगे जिसने किया, उसकी परिस्थितियाँ देखेंगे। ठीक है, पीड़ित लाभार्थी पर उसका असर देखेंगे, फिर उसका इम्पैक्ट देखेंगे। ये चोरी को एक एग्जाम्पल मान के हमने पूरा एक पैरामीटर पे कसा है सबको। अब यहीं पे लिख लीजिए हत्या हो गई, तो हत्या जो है किस टाइप की हत्या है, कृत्य देखेंगे, कर्ता देखेंगे, उसमें उसका इंटेंशन देखेंगे मर्डर करने का, परिस्थितियाँ क्या थी मर्डर का, पीड़ित लाभार्थी जो बेनिफिशियरी है या विक्टिम है उस वो परिस्थितियाँ उसमें देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे उसका एक इंडिविजुअल पे और ओवरऑल इम्पैक्ट उसका चेक करेंगे। ठीक है, ये टूल्स हैं। ये आपका मर्डर हो, हत्या हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कहीं भी, तो ये टूल्स हैं। सारी चीज़ें को पैरामीटर है ये, कब को देख के मूल्यांकन कर सके किसी चीज़ का। जो भी आज की जुडिशरी है जिस भी पैरामीटर पे काम करती है, इसी सब पैरामीटर्स पे काम करती है पूरी तरीके से। 6 जो पैरामीटर दिखा गया ना सामने, एक्ट, एक्टर, इंटेंशन, सरकमस्टांसेस, विक्टिम, बेनिफिशियरी और इम्पैक्ट, ये जुडिशरी इस पे काम करती है। ठीक है, समझ में आया। अब आपके हाथ में भी ये टूल्स आ गए तो आप भी आराम से मूल्यांकन कर सकते हैं किसी का भी धड़ल्ले से। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो एथिकल सिस्टम है उसका इंडिविजुअल व्यक्ति पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये दोनों। समझ में आया। एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, देखते हैं।
चलो ठीक है। तो एथिकल सिस्टम का जो इंडिविजुअल पर सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो सकारात्मक में देखेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट में पहला देखेंगे कि व्यक्ति को सही दिशा जो मिलती है, व्यक्ति को दिशा मिलती है, सही दिशा। एग्जाम्पल के लिए सीमा एक डॉक्टर है, ठीक है, सीमा एक डॉक्टर है, उसके अस्पताल में हर मरीज को समान सम्मान और सेवा मिले एक नैतिक नियम है। सीमा एक डॉक्टर है, सीमा का एक अस्पताल है, हॉस्पिटल, और उसका एक रूल है कि हर मरीज को समान सम्मान, इक्वल जो है उनको सम्मान और सेवा मिले, ठीक है, एक नैतिक नियम है। इससे सीमा का व्यवहार जो है निष्पक्ष और दयालु रहता है। समझ में आया? ये सकारात्मक पहलू है। एथिकल सिस्टम क्या है यहाँ का, कि हर मरीज को समान सम्मान मिले और सेवा मिले, यहाँ का एथिकल सिस्टम है। तो क्या होगा, वही सामने जो मैंने बोला, तो जो सीमा, इससे व्यक्ति जो व्यवहार है निष्पक्ष और दयालु रहता है सीमा का। दूसरा क्या होगा, आत्मसंतोष और सम्मान। एथिकल सिस्टम का पॉजिटिव इम्पैक्ट में दूसरा है आत्मसंतोष और सम्मान मिलता है, ठीक है। उदाहरण है, राजेश एक ईमानदार टैक्स ऑफिसर है, वो घूस नहीं लेता क्योंकि उसके विभाग की नीति और उसका नैतिक मूल्य यही कहता है। मतलब डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है ये कि घूस नहीं लेना है, ठीक है, इसकी पॉलिसी है। तो उसका नैतिक मूल्य यही रहता है, उसे समाज में सम्मान मिलता है और ख़ुद को गर्व महसूस होता है उसको कि चलो भाई हम जो है ईमानदार हैं, हमें किसी से पैसे, मेरी जो सैलरी आ रही है मोर देन इनफ है, इससे हमको आगे नहीं चाहिए। समझ में आया? और एथिकल सिस्टम का तीसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट में तीसरा क्या है, जिम्मेदारी और समाज के प्रति सेवा का भाव बढ़ता है इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर एक शिक्षक समाज की नैतिक जिम्मेदारी समझता है तो वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दे देता है। समझ में आया? तो को जो एथिकल सिस्टम का इंडिविजुअल व्यक्ति पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट में व्यक्ति को सही दिशा मिलती है, आत्मसंतोष और सम्मान मिलता है, जिम्मेदारी और समाज के प्रति सेवा भाव रहता है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिविजुअल व्यक्ति पे, यदि कोई एथिकल सिस्टम ऐसा है तो मोरल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, नैतिक द्वंद्व। कैसे? रीना जो है एक नर्स है, रीना नाम की व्यक्ति है, पर्सन एक नर्स है, उसके हॉस्पिटल का नियम है कि गरीब मरीज को बिना पैसे इलाज ना दो। ये नियम बना रखा है हॉस्पिटल ने कि बिना पैसे के गरीब मरीज को जो है इलाज नहीं मिलेगा। तो रीना को दुख होता है क्योंकि उसकी नैतिकता कहती है किसी बीमार को यूँ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसका नतीजा क्या होता है, मानसिक तनाव होता है रीना को कि इसका मोरल वैल्यूज़, इंडिविजुअल मोरल वैल्यूज़ क्या बोल रहे हैं और जो एक संस्था की बनाई हुई मोरल वैल्यूज़ है उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट बन गया है, जिसकी वजह से रीना को मानसिक तनाव होने लगता है क्योंकि वो देखती है कि जिनका इलाज होना चाहिए था वो यहाँ का तो नियम है कि बिना पैसे हो ही नहीं सकता, तो उसको तनाव होता है, कह सकते हैं दुख होता है बहुत। व्यक्तिगत सोच दब जाती है नकारात्मक असर में। मतलब एक छात्र की अपनी सोच है कि वह कलाकार बने, लेकिन परिवार का नैतिक सिस्टम कहता है कि असली इज्जत तो सरकारी नौकरी में ही है। तो जो छात्र है उसकी क्रिएटिविटी जो है कुंद हो जाती है, वो क्रिएटिविटी दिखा सकती थी, कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव चीज़ें कर सकती थी, वो नहीं कर पाती है, ठीक है। तीसरा है कि दबाव और डर बढ़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट में दबाव और डर बढ़ता है। उदाहरण, अगर कोई संगठन हमेशा जो है बॉस सही होगा, बॉस ही सही है हमेशा वाला, ये जो माइंडसेट होता है ना कि बॉस ने जो बोला बोल दिया, ठीक है वही सही है, ठीक है, अगर इस तरीके का है ना, जैसा अनुशासन बना के चलते हैं लोग, तो नैतिकता, ऐसी नैतिकता मानते हैं तो कर्मचारी डर में जीते हैं। अगर ऐसा कोई जो है एथिकल सिस्टम बना के चल रहा है तो कर्मचारी जो है डर में जीते हैं और अपनी सच्चाई नहीं कह पाते। कोई ऑफिस XYZ ऑफिस है, वहाँ ये माना जाता है कि जो जिस एथिकल सिस्टम वहाँ का ये है कि जो बॉस बोल देगा वही सही है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग, कर्मचारी जो डर में रहते हैं, खुल के अपनी बातें नहीं कहते हैं, तो एक ख़राब माहौल रहता है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। और भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ 3 पे लिया गया है।
ऑफिस को आप अपने जहाँ आईएएस प्रशासनिक अधिकारी का जो डीएम ऑफिस होता है वहाँ रख लीजिए कि डीएम साहब ने जो बोल दिया वही सही है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर इस तरीके का माहौल बना के रखा हुआ है डीएम साहब ने, तो मामला गड़बड़ है थोड़ा सा, कि हो सकता है डीएम साहब कुछ गलत कर रहे, इंसान है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा सही डिसीजन ही ले लेंगे। कोई जो फील्ड में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा है उनका अधीनस्थ भी, तो उनको सलाह देगा ना कि ये आप देखिए सर, हम आप तो अभी नए नए बन के आए हैं, अभी यूपीएससी क्लियर किया है, अभी आप रैंकर हैं, इसलिए आप वो हवा में उड़ रहे हैं, आप यहाँ की सिचुएशन को समझिए। तो आप डीएम साहब कहेंगे जो हम बोल दिए वही मानिए आप, तो वो भी नीचे कर लेगा गर्दन, कहेगा हाँ चलो ठीक है आप जो करो करो, उसके बाद जब आप पीट जाओगे तो हमको मत बताना, हमारे पास मत आना, ठीक है। तो अधीनस्थ तो चुपचाप हट जाता है। अब डीएम साहब हवा में उड़ के पहुंच गए, और जिस हवा स्पीड में गए थे उसी स्पीड से जनता उठा के वापस फेंक दी काठमांडू में। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। ये एग्जाम्पल है कि कल्चर बना रखा है पूरा नेपाल ने, कि जो केपी शर्मा ओली बोलेंगे वही सही है। जनता भड़क गई गई अच्छा, वित्त मंत्री को, भाई साहब वित्त मंत्री को समझ रहे, सड़क पे दौड़ा के मार रहे थे सब, फाइनेंस मिनिस्टर को। आप अनुमान लगा लीजिए कि निर्मला सीतारमन है, ठीक है, या छोड़िए महिला है वो, हटाइए उनको, अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, ठीक है। मान लीजिए भारत में अरुण जेटली को सड़क पे दौड़ा के सब फाइनेंस मिनिस्टर दौड़ा के जनता पीट रही है, कैसा दिख रहा नज़ारा था, सोचिए किस तरीके का है। वही नेपाल में हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर को रोड पे दौड़ा के मार रहे थे लोग। तो ये जो अभी मैंने एग्जांपल लिया है कि जहाँ पे यस बॉस यस बॉस यस बॉस वाला एथिकल सिस्टम बना के रखा हुआ है, वहाँ पे लोग क्रोधित होते हैं, नाराज़ होते हैं, और वहाँ पे वो नाराज़गी दिख रही है नेपाल वालों की। नेपाल में केपी वो जहाँ वहाँ के जो केपी ओली शर्मा वो तो रिज़ाइन मार के धीरे से सरक ली है, और जो वित्त मंत्री पकड़ में आ गए, हाथ में आ गए, तो जेनजी ने उनको जेनजी कर दिया पूरी तरीके से, समझ में आ गई। तो ये जो यस बॉस यस बॉस वाला कल्चर है वो नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका बहुत। ये तो बहुत हल्का हल्का एग्जांपल लेके आपके दिमाग में धीरे धीरे आपको ब्रेन किया जा रहा है कि आपको समझ में आए। इसको बड़े बड़े एग्जांपल ऐड करने लगेंगे ना, जो अभी नेपाल में हुआ है, तो ये एग्जांपल भी यहाँ ऐड हो जाएगा कि जो यस बॉस वाला कल्चर अगर वहाँ बना कि यस के पीजी, तो ठीक नहीं है। फिर के को बाहर निकाल के उनका एसपीजी बना दिया जाएगा, ठीक, समझ में। ये हो गया। अब हम ये देखेंगे कि एथिकल सिस्टम का सोशल ग्रुप पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। पहले तो हम इसमें ये समझेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। सोशल ग्रुप का मतलब है कि ऐसा ग्रुप जो किसी समानता के आधार पर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे जातीय समूह, जाति धर्म, जैसे पेशेवर समूह, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ठीक है। एज ग्रुप, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, आर्थिक वर्ग यानी गरीब अमीर, अमीरों का पूरा ग्रुप, गरीबों का पूरा ग्रुप, ठीक है। यह है सोशल ग्रुप, ये पूरे को बोलेंगे सोशल ग्रुप। अब जो है एथिकल सिस्टम का सोशल ग्रुप पर नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा ये देखना है। तो हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक है। पहला है इसमें कि सामाजिक एकता और सहयोग बढ़ता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर किसी गांव में बूढ़ों का आदर करो जैसी नैतिकता लागू है कि बुजुर्गों का सम्मान करो, तो बुजुर्गों को मान सम्मान मिलता है। इससे पीढ़ियों में आपसी सम्मान और सहयोग बढ़ता है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी में एक सम्मान का भाव रहता है, ठीक है, गैप नहीं होता। कहते हैं ना एक जगह एज गैप है, तो वो एज गैप दिखता नहीं है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दूसरा है कि समानता और न्याय की भावना आती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उदाहरण, एक कंपनी में नीति है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे महिला कर्मचारी भी बराबरी का अनुभव करती है, ग्रुप में भी सौहार्द बढ़ता है, समझ में आया। तो यहाँ क्या है, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, समझ में आएगा। तीसरा क्या है, साझा मूल्य और संस्कृति बनती है।
एग्जाम्पल, एक गांव में नैतिक नियम है कि हर शादी या दुख में सब मिलकर काम करेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे लोगों में अपनापन आता है। ठीक है, बिलोंगिंगनेस, अपनापन। ये तीन तीन एग्जाम्पल लेंगे बस समझने के लिए। यही केपी शर्मा ओली अपने माहौल में बना के रखते देश के अंदर, तो ये सब नहीं होता आज ना। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता उनको देश में। सोशल मीडिया बैन कर दे रहे हैं, नौकरी वोकरी का ध्यान दे नहीं रहे, अपने बच्चों को सर पे ताने हुए, तो फिर क्या होगा, फिर रिवोल्ट हो जाएगा, सड़क पे गिरा के वित्त मंत्री को पीटा जाएगा, ऐसा माहौल होगा। एथिकल सिस्टम का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है सोशल ग्रुप पे, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पला है समझने लायक। पहला है कि बहिष्कार और भेदभाव हो सकता है। अगर कोई समूह, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं इसको समझाने के लिए, कि अगर कोई समूह मानता है कि केवल हमारी जाति सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या होगा, तो अन्य जातियों को नीचा दिखाया जाता है, इससे सामाजिक तनाव पैदा होगा। ठीक है, ये एथिकल सिस्टम है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल ग्रुप। होता है ना कि एक जाति कहती है कि देखो हमारा जाति सर्वश्रेष्ठ है, हम हीरो हैं, बाकी सब तुच्छ प्राणी हैं, तो क्या होता है, इससे तनाव पैदा होता है समाज में, समझ में आया, जो कि ठीक नहीं है। दूसरा है कि नई सोच को दबाया जा सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट में। अगर कोई पुराना नैतिक सिस्टम कहता है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, तो इससे होगा क्या, तो इससे होगा कि जो उस ग्रुप की महिलाएं हैं उनकी शिक्षा और रोजगार में पीछे रह जाएंगी, उससे देश का विकास होगा, नहीं होगा। तीसरा है कि नैतिक दबाव से ग्रुप में डर या झूठ का माहौल बनता है। उदाहरण ले लेते हैं, किसी धार्मिक समुदाय में अगर नैतिकता के नाम पर मॉडर्न कपड़े पहनना पाप माना जाए, ये एग्जाम्पल है इसका, कि किसी धार्मिक समुदाय में अगर नैतिकता के नाम पर मॉडर्न कपड़े पहनना पाप माना जाए, तो क्या होगा, तो युवा अपने विचार और अभिव्यक्ति को छुपाने लगते हैं। ये तब देखने को आपको मिलेगा, ये इस तरीके का माहौल जब राइट विंग की गवर्नमेंट बनती है, केवल भारत में ही नहीं, किसी भी देश में राइट विंग की, तब ये माहौल देखने को आपको मिलेगा। धीरे धीरे असर आपको सुनाई देगा, कपड़ों पे बात हो रही होती है, अरे उसने तो कपड़े ऐसे पहने थे, उतने कपड़े ऐसे पहने थे, इसलिए हो गया उसके साथ, ये जो फालतू बातें हैं वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये एथिकल सिस्टम का नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल ग्रुप पे। सोशल ग्रुप क्या होता है, सारी चीज़ बताई जा चुकी हैं। अब हम ये देखेंगे कि एथिकल सिस्टम जो है डोमिनेंट क्लास यानी प्रभुत्वशाली वर्ग और वंचित समूह को पे क्या असर पड़ता है, उसमें कैसा माहौल बना रहता है, उसको देखेंगे। पहले लेंगे कि डोमिनेंट क्लास लेंगे, इसको समझेंगे कि डोमिनेंट क्लास क्या होता है, वंचित समूह क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, डोमिनेंट क्लास पहले समझ लेते हैं। प्रभुत्वशाली वर्ग, प्रभुत्वशाली वर्ग उसे कहते हैं जिनके पास शक्ति, संसाधन, शिक्षा और सत्ता जो है जिनके पास होती है ना, वो होता है डोमिनेंट क्लास। जैसे ऊंची जातियों, पूंजीपति वर्ग, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष, धार्मिक बहुमत जो होते हैं ना जिनकी धार्मिक आधार पे जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, धार्मिक बहुमत में आते हैं वो। और वंचित समूह में कौन है, जो सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से हाशिए पर है, दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, LGBTQ+ आदिवासी। आप ट्रेनों में देखते होंगे ना, जो किन्नर समाज है वो अपना जीवन यापन कैसे करता है, न नौकरियों में उनके लिए कुछ है, न स्कूल में कुछ है उनके लिए व्यवस्था ऐसी, तो वो भीख मांग के अपना जीवन चलाते हैं, उनके लिए कोई नहीं सोचता है। तो ये हो गया प्रभुत्वशाली वर्ग और वंचित समूह, समझ में आ गया। वंचित समूह में कौन कौन है, दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, LGBTQ, आदिवासी, और भी हैं, आदि इत्यादि आप लगा के आगे बढ़ेंगे। प्रभुत्वशाली वर्ग में क्या है, ऊंची जातियां हैं, पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट जो होते हैं ना वो, और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जो होता है ना पितृ सत्तात्मक सत्ता जिसमें पिताओं को चलता है, पुरुष, वो धार्मिक बहुमत, ये होता है डोमिनेंट क्लास और वंचित समूह। अब हम ये समझेंगे कि इनका एथिकल सिस्टम जब बनता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। पहला है डोमिनेंट क्लास के लिए, ठीक है, जब डोमिनेंट क्लास जब एथिकल सिस्टम तय करती है तो क्या होता है,
एथिकल सिस्टम उन्हें स्थायित्व देता है। ठीक है, कैसे? उदाहरण, अगर किसी समाज में नैतिकता है कि बड़े बुजुर्ग या ऊंची जातियां निर्णय लेंगी, डिसीजन मेकिंग पावर जो है बड़े बुजुर्ग या जो अपर कास्ट है वो लेंगी, तो ये क्या होता है, यहाँ पे डोमिनेंट ग्रुप को समाज के शीर्ष पर बनाए रखता है। ये समझ में आया? तो उन्हीं की चलेगी। दूसरा है, वो नैतिकता को अपनी सुविधा के अनुसार परिभाषित करते हैं, और सही बात है। एग्जाम्पल, औरतों की असली जगह रसोई में है, ऐसा नियम बना दें तो क्या होगा, ये एक नैतिक बात की तरह सिखाई गई है, पर असल में महिलाओं को नियंत्रित करने का एक तरीका था। ये हम देखते हैं ना कि महिलाएं तो रसोई में ही खाना मतलब रसोई के चूल्हे चौकों में उनका जीवन है, यहीं रहना चाहिए। तो ये एक तरीके का नैतिक नियम जो उनको सिखाया गया है ताकि उनको नियंत्रण में रखा जा सके उनको। ये है, ये डोमिनेंट क्लास का है जो एथिकल सिस्टम बना रखा है। 2 एग्जाम्पल लेंगे ताकि इससे समझ में आ जाए। 2 हो गए कि ऊंची जातियां निर्णय लेंगी, बड़े बुजुर्ग निर्णय लेंगे, उनको स्थायित्व देता है, उनकी डोमिनेंस को स्थायित्व देता है। औरतें तो घर की रसोई में ही रहेंगी, क्या होता है, महिलाओं की आज़ादी को छीनता है, उनको नियंत्रित करता है ज़्यादा। पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, मतलब एक तरीके से दास बनाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वंचित समूह में एथिकल सिस्टम क्या होता है कि एथिकल सिस्टम उनके दमन का कारण बन सकता है। कैसे? कई जगहों पर शुद्धता की नैतिकता के नाम पर दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इतिहास में आप देखते हैं, अभी सबरीमाला वाला केस भी था, महिलाओं को नहीं जाने दिया जा रहा था। लेटेस्ट एग्जाम्पल एकदम, शुद्धता के नाम पे कि वो मंदिर में प्रवेश ना करे। तो इसका क्या है, यहाँ पे नैतिकता का इस्तेमाल क्या हो रहा है, बहिष्कार के लिए किया गया है। ये नैतिक नियम बना दिया कि ये क्लास नहीं जाएगी अंदर, तो क्या हो गया, यहाँ पे बहिष्कृत कर दिया गया, एक लोग को एक्सक्लूजन हो गया उनका पूरी तरीके से, जो कि ठीक नहीं। तो उनकी आवाज़ को दबा देता है। अगर कोई लड़की कहे कि मैं लड़कों की तरह पढ़ना चाहती हूँ, पर नैतिकता में लिखा है कि लड़कियां घर संभालेंगी, तो क्या होता है, उनकी स्वतंत्रता छीन जाती है पूरी तरीके से। समझ में आया किस तरीके से पूरा खूबसूरती से सारे नियम को एथिकल सिस्टम से जोड़ के बेड़ा गर्क कर रखा था। कुछ अच्छे नियम भी थे, कुछ एकदम से ही ख़राब थे जिनको बदल देना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं और भविष्य में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी भी। जैसे सबरीमाला वाला मामला हुआ तो बदला गया ना इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि उनके आने जाने के अधिकार को छीनो मत, उनके पूजा करने के अधिकार को छीनो मत। अयप्पा स्वामी ब्रह्मचारी हैं, इस तरीके का तर्क दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपना कुतर्क बंद करिए, उनके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम किसी भी रूप से छीन नहीं सकते। अयप्पा स्वामी आपसे आके कह नहीं थे कि नहीं जाना है, आप अपने तरीके से उल्टा सीधा नियम बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि एथिकल सिस्टम कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, अभी वंचित समूह, डोमिनेंट क्लास ने वंचित समूहों को कैसे वंचित रखा गया है एथिकल सिस्टम बना के, डोमिनेंट क्लास ने कैसे डोमिनेंट किया है एथिकल सिस्टम बना के, सोशल ग्रुप क्या होता है, उनका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट देख लिया हमने और एथिकल सिस्टम में जो है इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, एक्टर, सर्कमस्टांसेस, इंटेंशन, बेनिफिशरी, विक्टिम्स, इम्पैक्ट, ये टूल्स बताए हैं आपको। अगर कोई अपराध होता है तो इस पे रख के आप पैरामीटर पे तौल सकते हैं, किसी को भी आप आराम से पता लगा लेंगे। डिसीजन लेने में आसानी, बिल्कुल आप लॉजिकल होंगे। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता IAS। थैंक यू।